नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक पढ़ लिए थे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको लिखना है जी। राजनीतिक दल के विषय में पहला ऑप्शन ए में कह रहा है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात सही है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है जी। कौन सा गलत है ये चुनना है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी बात सही है, गलत नहीं। सी देखते हैं, राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। हाँ, ये भी बात है, नीति और कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं भैया, नीति और कार्यक्रम को। डी में देखते हैं, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित के ख्याल रखते हैं। नहीं भैया, अगर कहीं अपने हित का ख्याल रखेगा तो सिंपल सी बात है कि उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगा। और दूसरी बात है कि वो राजनीतिक दल इस तरीके से करता ही नहीं, ये उसका गुण है ही नहीं, उसके विषय में ये गलत जानकारी है, वो सबका ख्याल रखता है भैया। तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो मेरा होगा ये राजनीतिक दल के विषय में गलत लिखा गया, और यही बोल रहा था कि कौन सा सही नहीं है। हो गया 16 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेडेकोर FEDECOR का संबंध किससे है। तो फेडेकोर का संबंध पर्यावरण आंदोलन, ये सब किसी से नहीं, जातिगत आंदोलन नहीं भैया, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, हाँ यही होगा, पानी के विरुद्ध, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन था जी, है ना। इसमें से क्वेश्चन एक तरीके से और आ जाता है, इसका 17 का राइट आंसर सी होगा। इससे एक क्वेश्चन और आ जाता है, अगर कहीं इसको क्वेश्चन बनाना हो तो फेडेकोर क्या है ये लिख देता है। तो आप लिखिएगा, फेडेकोर एक ऐसा संगठन है। फेडेकोर क्या है, फेडेकोर एक संगठन है जिसमें पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में, कहाँ हुआ था भैया, बोलीविया में विरोध का नेतृत्व किया था। किसने किया था, फेडेकोर एक संस्था है, उसने किया था भैया। चलिए 17 नंबर क्लियर हो गया। 18 नंबर को देखते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, महात्मा गांधी का, या कि चेतन भगत का, कि सुमशेर का, या कि रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसमें से मैच कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसका राइट आंसर अगर जानिएगा तो राइट आंसर होगा EF सुमाकर। EF सुमाकर है। सी मैच तो करता हुआ नजर आता है लेकिन सुमशेर लिखा हुआ है, सुमाकर होना चाहिए। अंसर्ट फ्रेडरिक पढ़ते हैं उसको, ई से अंसर्ट होता था, एफ से फ्रेडरिक, और शुमाकर भैया उसका नाम, अंसर्ट फ्रेडरिक शुमाकर। ठीक है, लेकिन इसमें से नहीं है, तो अगर हम चाहें तो सुमशेर मैच करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन कोई सही नहीं है। एक चीज और जानकारी रख लीजिएगा इसमें से, जो मेरा EF सुमाकर था ना, जनरली नाम से प्रसिद्ध है EF सुमाकर, वैसे ई से जो डिटेल में रहता है बड़ी बोलने में अजीब लगता है। अंसर्ट फ्रेडरिक सुमाकर, जो अंसर्ट फ्रेडरिक सुमाकर थे, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ये याद रखिएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो लिखे थे वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973 में लिखा था। कब लिखा था भैया, 1973 में लिखा था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर का कब आरंभ की गई, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 1973 में आरंभ किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है, यानी जल की दुर्लभता का कारण कौन है, आसमान वर्षा वितरण, आसमान वर्षा वितरण, हाँ ये है भैया। तीव्र औद्योगिकरण के कारण जल दुर्लभता होता है। अधिक जनसंख्या के कारण होता है, इसके कारण भी होता है। एक मतलब तीनों के कारण तो उपरोक्त सभी। 20 का आंसर डी होगा। हम लोग 40 में से 20 आधा कर लिए हैं, अब आधा हम लोग का बचा हुआ है। 21 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा अपना।
पेशेंस को 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पेयजल फसल है? इसमें नहीं लिखा हुआ, अगला पेज निकालते हैं। पेयजल फसल कौन सा है? बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन क्या है जी? चावल। चावल को पीते नहीं बल्कि खाते हैं। गन्ना को हम लोग खाते हैं भैया, है ना। रस वगैरह वैसा जैसा मत सोच लीजिएगा, खाते हैं। कपास को खाते हैं। चाय को पीते हैं। पेयजल पदार्थ मेरा कौन हो गया? चाय हो गया। तो यानी 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखें। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है जी? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पहले इसको इरेज करते हैं बाकी सबको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 22। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तांबा है, लोहा है, हीरा है या सोडियम? सोडियम को तो चाकू से भी काटा जा सकता है, इसको तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। सी ऑप्शन सही है, हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इरेज करते हैं और 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? उसका नाम है TISCO, टिस्को, है ना। क्या नाम है भैया? टिस्को नाम है। इसका स्थापना कब हुआ था ये याद रख लीजिएगा। टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था जी, है ना। और ये कहाँ है? जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये सब जानकारियां याद रखना है। जमशेदपुर में। और टिस्को को हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल परिवहन को 17 क्षेत्रों में बांटा गया है और 18वां चल रहा है बांटने की बात, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में है, ये नहीं है। 15 है, 14 है, 15 है, 16, ये नहीं होना चाहिए। 17, उसके नजदीक को मार सकते, नहीं मारेंगे, वैसे गलत है। 17 क्षेत्र हैं, 17 जोन हैं, 17 क्षेत्र हैं। और 18वां नंबर एगो और बांटने की बात की जा रही है हमारा रेलवे, भारतीय रेलवे परिवहन को, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होने वाला है जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है 24 नंबर का। 25 नंबर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं और 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? अरे 4 महासागर के है, एकरो याद रखिएगा। चारों महासागरों सॉरी महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज के जैसे बन जाता है, एक महानगर यहाँ, एक महानगर यहाँ, एक महानगर यहाँ, एक महानगर यहाँ। महानगर का नाम याद रखिएगा। महानगर का नाम है दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, है ना, कोलकाता, चेन्नई, जिधर भी है आप लोग करिएगा। कोलकाता, चेन्नई, इन्हें कोलकाता होगा जी, इन्हें चेन्नई होगा, दिल्ली होगा, और यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। ये चेन्नई हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला दिल्ली हो गया, दायां साइड वाला हो गया मेरा क्या चीज? कोलकाता हो गया, और बायां साइड वाला मुंबई हो गया। ये चारों ऐसे करके घेरा जाता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज को मिलाने का दिमाग किसके पास आया था जी? तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के ये चारों, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने, राजमार्ग को जोड़ने का काम किया था, और उसका नाम दिए थे स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज, लिखा हुआ है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कपास के फसल को कितने पालरहित दिनों की आवश्यकता होती है? कपास के फसल को कितने पालरहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिन की आवश्यकता होती है जी। इसमें कोई चीज ऑप्शन बाकी सबके देखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा 210,
कौन सा फसल? कपास फसल। 27 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 27 नंबर में है, लोग के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार से होता है? सबके लिए अलग अलग होता है विकास का अर्थ। कोई कहता है पैसा से बड़े हो जाए, कोई कहता है इज्जत से बड़े हो जाए। तो सबके लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। समान होता है? नहीं होता जी। भिन्न होता है? हाँ भिन्न होता है। सामूहिक होता है? नहीं जी। व्यक्तिगत होता है? नहीं। यानी भिन्न ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर हो गया मेरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो थोड़ा सा देखिएगा। 28 नंबर कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगा, और औसत आय भी उसी से निकलता है। यानी ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों किस में है? सी में है जी। यानी ई वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी वाला होगा। यानी ए और बी दोनों, सी आंसर मेरा राइट होगा। जब भी कुल आय को कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है तो या तो औसत आय दोनों निकल जाता है जी। 29 नंबर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, डेयरी और खेती जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और एक है माध्यमिक। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है। बी वगैरह सही नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं कृषि, डेयरी और खेती जी। अगला है 30 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिएगा। तृतीयक को कौन सा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और वो ऑप्शन सही होगा जी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है? तो बैंकों में जितना भी पैसा जमा होता है जी, वो सारा पैसा में से अधिकतर पैसा ऋण के लिए जाता है जी। तो 31 नंबर वाला का आंसर होगा ए। किसान को ऋण देता है, बड़े पूंजीपतियों को ऋण देता है ताकि विकास हो सके। तो यानी बैंक में बड़े राशि कहाँ उपयोग में आते हैं? ऋण के लिए उपयोग में आते हैं, मुद्रा वगैरह के लिए, किसी के लिए नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 32 नंबर कह रहा है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम साफ साफ जाहिर है मुद्रा को कहा जाता है। इतना आप लोग को पहले से भी याद होगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को कहा जाता है जी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और 33 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऐसे भी लिख देगा आपका क्वेश्चन में। WTO की स्थापना कब हुआ था? तो WTO की स्थापना 1945 को हुआ था। ए ऑप्शन नहीं होगा, 1971 है। बी ऑप्शन नहीं होगा, 1981 है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन वगैरह देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जी। क्वेश्चन नंबर मेरा 33 नंबर था ना। सी में 1991 है और डी में 201 है। ये चारों के चारों गलत है। मेरा राइट आंसर जो होगा WTO का वो 1945 में होगा जी। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। 34 नंबर देखते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन गलत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लीजिएगा, एग्जाम में वैसा नहीं रहेगा। 34 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, वही WTO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सी ऑप्शन सही होगा। और जेनेवा कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में होता है जी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 35 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? कौन सा आंदोलन? उपभोक्ता आंदोलन का। उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में, और पहला ऑप्शन है 1960। राइट आंसर ए हो जाएगा जी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब पारित हुई? तो COPRA जो हुआ था 1986 में पारित हुआ था, और 1986 में 24 दिसंबर को पारित हुआ था। 24 दिसंबर 1986, बी ऑप्शन राइट है। क्या चीज पारित हुआ था?
संरक्षण अधिनियम, COPRA, है ना। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी। किसने नहीं, किसमें सीटें आरक्षित की गई थी। लोकसभा में किया गया था? नहीं जी। क्या किया गया था जी? नहीं, भारत में महिला के लिए सीट राज्यसभा में आरक्षित नहीं किया गया था। विधानसभा में किया गया था? नहीं। पंचायत में आरक्षित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पंचायत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अच्छा, कै प्रतिशत आरक्षित किया गया था? 33% आरक्षित किया गया था। याद रखिएगा, 33% आरक्षित किया गया था जी। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वो कहलाता है। यानी पुरुष को और महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसमें जो विश्वास रखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट नहीं कहते, राज्यसभा नहीं कहते, समाजवादी नहीं कहते, जातिवादी नहीं कहते, नारीवादी कहते हैं। नारीवादी ऑप्शन ए में नहीं है भैया, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए था नारीवादी। नारीवादी, क्लियर, आपका ऑप्शन होना चाहिए था नारीवादी, जो कि नहीं है ना। अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा MCQ का। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत था समग्र मानवतावाद, जो कि सी ऑप्शन है जी। समग्र मानवतावाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य सिद्धांत था जी। लेकिन ये था, अभी क्या है? अभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कौन सा राष्ट्रवाद जी? सांस्कृतिक, कृतिक, है ना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भैया। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अभी है, पहले क्या था? समग्र मानवतावाद। ये दोनों याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है। जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता की प्राप्ति करते हैं उसको राजनीतिक दल कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा, राजनीतिक दल। आंदोलन भी नहीं होगा, दबाव समूह भी नहीं होगा, जनहित समूह भी नहीं होगा। कौन होगा? चुनाव कौन लड़ते हैं? राजनीतिक दल लड़ते हैं। सत्ता कौन प्राप्त करते हैं? राजनीतिक दल प्राप्त करते हैं। और यहाँ हमारा पूरा 40 का 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोगों को इससे रिलेटेड और सारे जितने भी MCQ हैं वो सारे करा दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल सके जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सो। और मेहनत करें, जितने भी दिन बचे हुए हैं अगर आप सही ढंग से मॉडल सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 90+ मार्क्स लाइएगा। 90 नहीं, 90+ की हम बात कर रहे हैं। और उसको लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें कि वो क्वेश्चन से और आगे पीछे क्या हो सकता है, जो कि हम करवा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगले दिन हम आगे वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से अगला सेट नंबर सॉल्व किया जाएगा जी। क्लियर है? धन्यवाद।